नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए लखनऊ से एक टीम कानपुर में मुठभेड़ वाली जगह पर पहुंची, जहां एसटीएफ के दावे की जांच के लिए एनकाउंटर का रिक्रिएशन यानी घटना को फिर दोहराया गया, जिसके तहत 10 जुलाई की सुबह किस तरह एसटीएफ और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ हुई, ये पता लगाने की कोशिश जांच टीम ने इस रिक्रिएशन में की, जिसके लिए मुठभेड़ वाली जगह पर हूबहू वैसा ही माहौल तैयार किया गया। हथियारों से लैस कुछ पुलिस वाले झाड़ियों की आड़ में एक आदमी का पीछा करते दिखे, जिसे विकास दुबे की भूमिका में पुलिस वालों की पिस्तौल लेकर भागते हुए दिखाया गया और कुछ ही देर में पुलिस वाले की गोली से वो आदमी उसी जगह पर ढेर हो गया जहां पर विकास दुबे का शव पड़ा था। यहाँ पर पुलिस बल यानी एसटीएफ के वो जवान जिन्होंने उस दिन मोर्चा लिया था वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो बाकायदा बारीकी से उस पूरे सीन को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं जो हालात उस दिन बने हुए थे। एनकाउंटर के 8 दिन बाद मुठभेड़ वाली जगह पर जांच कर रही इस टीम ने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई ताकि एसटीएफ के दावे से उसका मिलान किया जा सके। जांच टीम ने बारीकी से घटना से जुड़े हर पहलू को परखा। इनके बताए अनुसार कि उस दिन क्या घटनाक्रम घटित हुआ, उन सारे घटनाक्रमों को हम लोग एक कड़ी में जोड़ते हैं। चीन से तनातनी के बीच ताइवान ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इस मिलिट्री ड्रिल में चीन की तरफ से होने वाले किसी हमले को नाकाम करने की तैयारियां परखी गईं, जिसमें ताइवान के करीब 8000 जवानों ने हिस्सा लिया। सैन्य अभ्यास के लिए चीन की तरफ से होने वाले हमले का माहौल बनाया गया और उसे नाकाम करने की प्रैक्टिस की गई। सबसे पहले समंदर तट पर मौजूद रॉकेट लॉन्चर्स से दुश्मन के जंगी जहाजों पर हमले का अभ्यास किया गया। चीन की तरफ मुंह करके रखी गई तोपों से भी ताबड़तोड़ गोलाबारी की गई। हमले की सूरत में लड़ाकू विमानों की तैयारियां भी परखी गईं। F-16 समेत कई लड़ाकू विमान दुश्मन के हमले से बचने और उस पर पलटवार करने का अभ्यास करते दिखे। मिलिट्री ड्रिल में लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए जो ताबड़तोड़ गोलियां और रॉकेट दागते नजर आए। इस सैन्य अभ्यास को देखने के लिए खुद ताइवान की राष्ट्रपति वहां पहुंची, जिन्होंने चीन को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी के तेज बहाव में एक गाड़ी फंस गई, जिसके उस गाड़ी में सवार लोगों की जान खतरे में पड़ गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब यात्रियों से भरी गाड़ी पानी के तेज बहाव के बीच सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस लापरवाही से गाड़ी में सवार लोगों की जान पर बनाई। यमुना नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से वो गाड़ी बीच में फंस गई। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि वो डूबने वाली है। काफी देर तक लोगों की जान आफत में फंसी रही और फिर आस पड़ोस में कुछ लोग हिम्मत दिखाकर गाड़ी के पास पहुंचे और उसमें बैठे यात्रियों को बचाने में जुट गए। गाड़ी में बैठे कुछ लोगों को कंधे पर बिठाकर उन्हें पानी के बाहर निकाला गया, जबकि कई लोग पानी के तेज बहाव में नदी के किनारे की तरफ जाते दिखे। इससे पहले गाड़ी को धक्का देकर बाहर निकालने की भी नाकाम कोशिश की गई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो गाड़ी को पानी में ही छोड़कर उसमें बैठे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीजफायर उल्लंघन में 3 भारतीयों की मौत के मामले में भारत ने पाकिस्तान के सामने सख्त रुख अपनाया। पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त को समन कर भारत ने विरोध जताया। पुंछ में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की थी, जिसमें एक ही परिवार के 3 नागरिकों की 17 जुलाई को मौत हो गई थी। पाकिस्तान चीन का आर्थिक गुलाम बन चुका है और अब चीन 400 साल पहले बनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर पाकिस्तान के इलाकों में घुसता जा रहा है और इसकी सबसे ताज़ा मिसाल है पीओके। पीओके में चीन पाकिस्तान के लिए एक बांध बना रहा है, लेकिन इस बांध की आड़ में चीन पीओके में घुसपैठ कर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। पीओके में बढ़ा चीन का दखल। पीओके में चीन कर रहा अरबों डॉलर का निवेश। पीओके में चीन की घुसपैठ। शी जिनपिंग का ईस्ट इंडिया कंपनी प्लान। शी जिनपिंग
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग, विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन के ईस्ट इंडिया कंपनी प्लान के सूत्रधार। कहने को तो चीन एक कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी देश है, लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन और उसके हुक्मरानों की चाल, चेहरा और चरित्र पूरी दुनिया के सामने धीरे धीरे बेनकाब होता जा रहा है। दरअसल चीन ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर पूरी दुनिया में अपना परचम लहराने की फिराक में है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बना है पाकिस्तान। पाकिस्तान चीन का आर्थिक गुलाम बन चुका है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ईस्ट इंडिया कंपनी प्लान का सबसे अहम बेस भी। और अपने ईस्ट इंडिया कंपनी प्लान को कामयाब बनाने के लिए चीन अब धीरे धीरे पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में घुसपैठ करता जा रहा है। इसी घुसपैठ का सबसे बड़ा सबूत बना है पीओके में नीलम और झेलम नदियों पर बनने वाला डायमर बाशा बांध। चीन जहां एक और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहाने उससे लगती हुई सारी जमीनों को लीज पे उठाकर ग्वादर पोर्ट तक 50 साल के लीज पर चीजों को ले चुका है, वहीं दूसरी ओर अब ये डैम बनाने के बहाने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर की जमीनों को भी हड़पने के चक्कर में। चीन और पाकिस्तान में हुए करार के मुताबिक चीन गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में भारत के ऐतराज के बावजूद पीओके में इस बांध को बना रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए चीन ये बांध अपनी CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के तहत बना रहा है। लेकिन जानकारों का मानना है कि डायमर बाशा बांध पीओके में चीन की घुसपैठ का सबसे बड़ा जरिया बन जाएगा। चीन ने पिछले 2 महीने में पाकिस्तान के साथ पीओके पर 2 करार किए हैं। करार के मुताबिक चीन पीओके में $4 अरब का निवेश करेगा। करार के मुताबिक चीन डायमर बाशा बांध बनाएगा। इस प्रोजेक्ट का 70% खर्च चीन की सरकारी कंपनी चाइना पावर उठा रही है। प्रोजेक्ट का 30% खर्च पाकिस्तानी सेना की कंपनी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी। डायमर बाशा बांध साल 2028 तक पूरा होगा। डायमर बाशा बांध बनाने में करीब $8 अरब की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट को कोहाला हाइड्रो पावर कंपनी ने तैयार किया था। कोहाला हाइड्रो पावर कंपनी चीन की 3 गॉर्जियस कॉर्पोरेशन का एक हिस्सा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसके अंदर डायमर बाशा इलाका है, वहां पे चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर पूरा पैसा लगाकर एक डैम बनाने जा रहा है, जहां से काफी मात्रा में बिजली का उत्पादन होगा। लेकिन ये बिजली जाएगी कहां? ये बिजली जाएगी चीन। और पाकिस्तान को जो बिजली दी जाएगी वो इतने महंगे दामों पे दी जाएगी कि गरीब आदमी तो उसको झेल भी नहीं सकता। चीन पीओके में डायमर बाशा बांध बनाने का काम तो शुरू कर चुका, लेकिन उसे पीओके में ही इस प्रोजेक्ट का विरोध झेलना पड़ रहा है। स्थानीय लोग इस बांध के बनने से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर गैर कानूनी तरीके से ये बांध बना रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बांध को बनाने से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा और इस बांध की आड़ में चीन और पाकिस्तान पीओके में बहने वाली नदियों पर भी अपना कब्जा करते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर अपने विरोध को दुनिया तक पहुंचाने के लिए पीओके के लोगों ने ट्विटर पर सेव रिवर सेव एजेके कैंपेन भी शुरू किया है। लेकिन लोगों के ऐतराज के बावजूद चीन और पाकिस्तान अपनी साजिश के तहत इस बांध को बना रहे हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बल्तिस्तान के क्षेत्र के लोगों को ट्रीट करता हुआ आ रहा है, जहां आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस तरह के इलाके के अंदर अब जबरदस्ती बिना वहाँ के लोकल लोगों को साथ लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ डायमारा बाशा इलाके के अंदर एक डैम बनाने की सोची।
जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है। और जहां तक देखा जाए, मेरा मानना है कि ये समय आ गया है, हिंदुस्तान को भी इसका विरोध बड़े स्तर पर उठा देना चाहिए। पीओके के लोग ही नहीं बल्कि भारत भी पीओके में चीन के बांध बनाने पर कड़ा एतराज जता चुका है। भारत का कहना है कि ये इलाका उसके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है। लेकिन चीन की गुलाम इमरान खान सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। आलम यह है कि चीन की शह पर उछल रही पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के सुधानोटी जिले में झेलम नदी पर एक और आजाद पट्टान हाइड्रो प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। जानकारों का भी मानना है कि पीओके में निवेश के बहाने चीन भारत को घेरने की फिराक में है और यही वजह है कि चीन पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की मदद से अपना दबदबा बढ़ाने में लगा है। एलएसी पर भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान ने लद्दाख में आतंकी हमले की साजिश रची। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लश्कर और जैश के आतंकियों को इस हमले का जिम्मा सौंपा गया है, जिसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन आतंकियों को खास ट्रेनिंग दे रही है। खबर है कि गिलगित बाल्टिस्तान के एक ट्रेनिंग सेंटर में लश्कर और जैश के 35-40 आतंकी मौजूद हैं, जो जल्द ही लद्दाख में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली में एक बार फिर उपराज्यपाल और सीएम अरविंद केजरीवाल आमने सामने आ गए हैं। इस पर मामला दिल्ली दंगों और सीए के खिलाफ विरोध के मामले में वकीलों की नियुक्ति का है। एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर एक हफ्ते के अंदर कैबिनेट को दिल्ली दंगों और सीएए विरोधी मामले पर दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल पर मोहर लगाने को कहा है, जबकि दिल्ली सरकार ने केंद्र के सुझाव वकीलों के पैनल पर सवाल खड़े किए और इसे राज्य का अधिकार बताया। दिल्ली सरकार ने न्यायिक मामलों में एलजी पर लगातार दखल करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मामूली विवाद में कुछ लोगों ने महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक वीडियो भी घटना का सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट करते दिखाई दिए। कोई उस पर लात और घूंसे बरसाता दिखाई दिया तो कोई पैर पकड़कर उसे खींचता नजर आया। यही नहीं, एक महिला भी उनसे मारपीट करती दिखी। इस दौरान महिला चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोते हुए वो छोड़ देने की अपील करती रही, लेकिन मारपीट कर रहे लोगों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। इस बीच दूसरी महिला वहां पहुंची और मारपीट कर रहे लोगों से भिड़ गई। इसके बाद मारपीट में शामिल एक लड़का महिला से हाथापाई करता दिखाई दिया। बाद में वही लड़का एक डंडा लेकर महिला को मारने की धमकी देता दिखा। इस दौरान महिला जमीन पर बैठकर रोती रही, जबकि मारपीट करने वाले लोग उससे बहस करते नजर आए। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने कोरोना से अपने जवानों को बचाने के लिए ऑनलाइन चालान भेजने की शुरुआत कर दी। दूसरे राज्यों के अनुभव से सबक लेते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने यह फैसला लिया। कई मामलों में चालान काटने के चक्कर में ट्रैफिक पुलिस के जवान कोरोना की चपेट में आ रहे थे। इसे ही ध्यान में रखकर चंडीगढ़ पुलिस ने तकनीक की मदद लेने का फैसला किया और सड़क पर धूप में पसीना बहाने के बजाय जवान पेड़ की छांव में कई उपकरणों के साथ मुस्तैद नजर आए। ट्रैफिक पुलिस के जवान स्पीड रडार से गाड़ियों की रफ्तार पर नजर रखते दिखे, जबकि सड़कों पर सिग्नल तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इतनी तैयारियों के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस वाले दूर से ही आगाह करते नजर आए। हम ना रोकते हैं ना उनकी बहस करते हैं, उनको बोला आपका चालान घर पर पहुंच जाएगा। पुलिस ने दावा किया कि दूसरे राज्यों के जो लोग चंडीगढ़ में सड़क नियमों का उल्लंघन करेंगे, तकनीक की वजह से वो भी जुर्माना भरने से बच नहीं पाएंगे। चालान ऑनलाइन आपके घर पहुंच जाएगा। अगर आप किसी दूसरे राज्य से भी आ रहे हैं तो भी चालान आपके घर पहुंचेगा और आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी चंडीगढ़ में नियम तोड़कर पुलिस की निगाह से बच जाने वाले अब चालान से नहीं बचने वाले। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया। इसी कड़ी में इंदौर में बीजेपी सांसद प्रचार के लिए घोड़े पर निकले, मगर आरोप है कि इस दौरान कोरोना से बचाव के नियमों को ताक पर रख दिया गया और किसी ने भी प्रचार के दौरान एक दूसरे से जरूरी दूरी के नियम का पालन नहीं किया। प्रचार के दौरान की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बीजेपी सांसद शंकर लालवानी तो घोड़े पर बैठे दिखे, जबकि उनके साथ चल रहे समर्थकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी साफ दिखी। तुलसी सिलावट के लिए प्रचार करने पहुंचे बीजेपी सांसद बीच बीच में लोगों को पार्टी का अंगवस्त्र पहनाते नजर आए। प्रचार के दौरान घोड़े पर बैठे शंकर लालवानी हाथ हिलाकर लोगों से तुलसी सिलावट को जिताने की अपील करते भी दिखे।
इस दौरान बीजेपी समर्थकों की ओर से तुलसी सिलावट की भारी जीत का दावा भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। तुलसीराम सिलावट मध्य प्रदेश में होने वाले 25 उपचुनाव में सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे। कोरोना संकट के बीच खजूरिया गांव में बीजेपी नेताओं के इस अनोखे प्रचार अभियान को देखने के लिए कई लोग अपने मकानों से बाहर निकल आए। उत्तर प्रदेश के झांसी में अवैध कब्जे को लेकर पुलिस टीम के सामने ही दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। ये घटना नई बस्ती इलाके में हुई, जहां पुलिस की मौजूदगी में ही भीड़ ने कुछ लोगों पर हमला बोल दिया। जब तक पुलिस वाले कुछ समझ पाते तब तक भीड़ बेकाबू हो गई और दो लोगों को घेर कर उन पर लात घूंसे की बरसात कर दी। इस मारपीट में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। मार खा रहे लोगों ने भीड़ से बचने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। हालांकि जल्द ही वहां मौजूद पुलिस वालों ने मार खा रहे लोगों को भीड़ से बचाने की कोशिश शुरू की, जिसमें पुलिस वाले कामयाब भी रहे, मगर लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। यही वजह रही कि पुलिस जल्द ही दोनों लोगों को भीड़ से बचाकर वहां से ले गई। इस मारपीट से पहले वहां पर पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोग लाल शर्ट पहने एक आदमी से धक्का मुक्की करते दिखे, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो नौबत मारपीट तक पहुंच गई। गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से फोन टैपिंग पर रिपोर्ट मांगी। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से जल्द रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजने को कहा। राजस्थान में कांग्रेस में मचे घमासान के बीच हुई छापेमारी में केंद्र सरकार के सामने कई जानकारियां लाई। उन जानकारियों के आधार पर केंद्र सरकार आगे की कार्रवाई की योजना बना रही है। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने जहां फोन टैपिंग की जांच की मांग की, वहीं वसुंधरा राजे ने पूरे संकट के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए पहली बार चुप्पी तोड़ी। वसुंधरा ने अपने ऊपर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। गजेंद्र सिंह जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी आ जाएं, दोनों साथ साथ में बयान दे देंगे। जिनके खिलाफ अपराध साबित होंगे उसको अंदर चले जाएंगे और जिसके खिलाफ अपराध साबित नहीं होगा वो अपने घर चला जाएगा। भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। बीते हफ्ते कांग्रेस के दो नेताओं के बीच शक्ति और अधिकारों की लड़ाई सतह पर आई। इसके बाद कांग्रेस की सियासी व्यूह रचना के दायरे में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी आ गई। 17 जुलाई को कांग्रेस ने एक ऑडियो टेप जारी किया। इसमें कांग्रेस के बागी विधायक भवन लाल शर्मा और संजय जैन नाम के शख्स के बीच बातचीत हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री तक गहलोत सरकार गिराने की साजिश में लगे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। कांग्रेस ने ऑडियो में शेखावत और कांग्रेस के बागी विधायक भवन लाल शर्मा की आवाज होने का दावा किया। कांग्रेस के आरोप के बाद गजेंद्र सिंह के नाम पर एसओजी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एसओजी ने सरकार गिराने के केस में गजेंद्र सिंह को आरोपी बनाया है। हालांकि एफआईआर में गजेंद्र सिंह का पद नहीं लिखा है। कांग्रेस के इस आरोप के बाद खुद गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर सफाई दी और बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने साफ कहा कि इस मामले से शेखावत का कोई लेना देना नहीं है और वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। सोचता हूँ गजेंद्र सिंह जी ने तो वो स्पष्ट की कि दुनिया की और हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी मेरे बारे में जो तहकीकात करना चाहे उसके लिए मैं तैयार हूँ। इससे अधिक और कुछ कोई आदमी नहीं कह सकता है। मैं सोचता हूँ उनको भी उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए, तब तो कोई बात होगी। ऑडियो टेप जारी होने के बाद कांग्रेस ने सीधा आरोप मढ़ दिया कि बीजेपी अपनी ताकत के दम पर विधायकों को खरीद फरोख्त करके गहलोत सरकार गिराने की साजिश रच रही है। लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए ऑडियो को ही फर्जी बता दिया। भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। क्या एसओपी फॉलो हुआ? फोन टेपिंग इत्यादि किया गया? क्या संविधान को ताक पे रखा गया? क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है? क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो। बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। भाजपा पूछ रही है क्या फोन टेपिंग किया गया?
क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है। फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या ये एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? जो फोन टेपिंग होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर मैं लेके आया हूं, ये प्रोसीजर से आपको अवगत भी कराऊंगा। क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसको कांग्रेस की सरकार ने फॉलो किया? अब तक बीजेपी इसे कांग्रेस की घरेलू कलह कहती रही, लेकिन अब सरकार गिराने के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधा आरोप लगा दिया और उसके नेताओं पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विधायकों की खरीद फरोख्त की बात एक तरह से स्वीकार कर रहा है। समित पात्रा जी ये कह रहे हैं कि हाँ, हम चोरी की, हमने डकैती की, लेकिन आपने कैमरे की में कैद कैसे कर लिया? अगर भाजपा कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल नहीं है तो हरियाणा रिसोर्ट में भाजपा की सरकार के द्वारा हरियाणा पुलिस लगा करके एसओजी को क्यों रोका गया? कांग्रेस बीजेपी पर सरकार गिराने के आरोप लगा रही है तो बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को फोन टैपिंग के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। ये टेलीफोन जो लोकेश शर्मा ने टेप करके ऑल्टर तरीके से फर्जी कूट रचित करके इसको मीडिया में जारी किया, सबसे पहले लोकेश शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब गृह सचिव और मुख्य सचिव ये कहते हैं कि उन्होंने टेप करने की अनुमति नहीं दी, टेलीफोन करके टेप करने की, तो अब ये बात साफ स्पष्ट तौर पर जाहिर हो गई है। बीजेपी कांग्रेस की इस कलह का दूर से तमाशा देख रही थी और सही मौके पर सही चाल चलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन राजस्थान की राजगद्दी के युद्ध में 3 पार्टी हो गई हैं। पहली कांग्रेस, दूसरी पार्टी सचिन पायलट का खेमा और तीसरी बीजेपी। लेकिन राजस्थान बीजेपी के भीतर भी इस समय 2 खेमे हैं और बड़ा खेमा है वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे इस हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे में अब तक चुप रही, लेकिन वो पहली बार बोली हैं। उन्होंने राजनीतिक मायनों में कोई अहम बयान नहीं दिया, लेकिन उनके बयान से साफ है कि वो नहीं चाहती कि गहलोत के हाथ से सत्ता जाए। वसुंधरा ने ट्विटर पर लिखा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की आंतरिक कलह का नुकसान आज राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। ऐसे समय में जब हमारे प्रदेश में कोरोना से 500 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, ऐसे समय में जब टिड्डी हमारे किसानों के खेतों पर लगातार हमले कर रही हैं, ऐसे समय में जब हमारी महिलाओं के खिलाफ अपराध ने सीमाएं लांघ दी हैं, कांग्रेस भाजपा और भाजपा नेतृत्व पर दोष लगाने का प्रयास कर रही है। सरकार के लिए सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए, कभी तो जनता के बारे में सोचिए। राजस्थान के राज संघर्ष में रानी वसुंधरा की लंबी चुप्पी अब भी बरकरार है। वो मीडिया के सामने नहीं आई हैं, इस मसले पर किसी से कोई बात नहीं की है, लेकिन इस वक्त वसुंधरा राजे राजस्थान के सियासी संकट में संकट मोचक की स्थिति में पहुंच गई हैं। दिल्ली में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से कई जगह जाम जमा हो पानी भर गया है। जाम के हालात से लोगों को जूझना पड़ रहा है। हालांकि रविवार होने की वजह से थोड़ी समस्या कम है, लेकिन पानी की वजह से कई जगहों पर सड़कें डूब गई हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, ये बारिश अभी भी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए अर्पिता, सुबह से लगातार बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, और हर वो इलाका जहां पर जो बारिश जहां पर लोगों को चाहिए थी वहां पर बारिश हो रही है। साथ ही सबसे बड़ा इस वक्त जो परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है वो है वाटर लॉगिंग की समस्या से, क्योंकि दिल्ली के कई हिस्सों में लगातार बारिश होने के बाद वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई है। पानी बाहर आने लगा है नालियों में, और इससे कहीं ना कहीं टेम्परेचर और दूसरे विभागों की पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर ये बारिश लगातार रुक रुक हो सकती है, और इसी वजह से लोगों को जो है आगाह रहने के लिए कहा गया है, ताकि बारिश में जहां जहां वाटर लॉगिंग में गाड़ियां वाहन लेकर लोग निकलते तो वहां पर वाहन फंसने शुरू हो गए हैं। तो कुल मिला के अभी तक हालांकि ऐसी बड़ी कॉल्स दमकल विभाग तक नहीं आई है, जैसे बारिश में कहीं कोई दीवार गिरने जैसी, लेकिन दमकल विभाग का कहना है कि जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह का खतरा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल बारिश जो है दिन भर लगातार जारी रहेगी। तो तस्वीरें दिल्ली में कुछ देर की बारिश सुबह से जो हो रही है उसके बाद हालात ये हो गए हैं कि जगह जगह पानी भर चुका है। अब कई गाड़ियां भी डूबी सी नजर आ रही हैं और सड़कों का ये हाल हो गया है।
ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।